पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 28 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको पता है, हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं आपके लिए। एंड क्रैश कोर्स कल यानी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप परचेज़ कर सकते हैं इन ₹9999 ओनली। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन टेरिटरी के कौन कौन से एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं, स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ एक्साइचन एरिया जो कि चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। एंड दिस इज़ द POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड हमारे पास जो कलर में आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ कश्मीर दैट इंडिया एडमिनिस्टर्स। एंड जो इम्पॉर्टेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें ये देख लेते हैं। ईस्टर्न साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट वन वी हैव इज़ ले, फिर कारगिल है, उसके बाद 18 नंबर इज़ बंदीपुर, देन वी हैव कुपवाड़ा, फिर हमारे पास बारामुल्ला है एंड पूंछ, एंड दिस इज़ राजौरी, देन इट इज़ जम्मू, दिस इज़ सांबा एंड लास्ट वन इज़ कठुआ। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा क्योंकि जो न्यूज़ आएंगे उनको भी फॉलो करना आसान रहेगा इफ़ यू हैव अ लिटिल जोग्राफिकल क्लैरिटी ऑफ दिस रीजन। एंड जो इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की थी वो यहाँ पर लोकेटेड है कहीं बालाकोट, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, तो इट इज़ बालाकोट इज़ अराउंड हेयर। ठीक है जी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर करते हैं पाकिस्तान को। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलेंगे तो सबसे पहले पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, देन वी हैव गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोज़पुर एंड फाजिल्का। तो इन टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पंजाब के बॉर्डर करते हैं पाकिस्तान को। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ राजस्थान, जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर करते हैं पाकिस्तान को। फर्स्ट इज़ गंगानगर, देन बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। एंड फाइनली गुजरात है। गुजरात का वन एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट दैट टचेस पाकिस्तान इज़ कच्छ। ठीक है जी। तो टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडियन टेरिटरी के जो बॉर्डर करते हैं पाकिस्तान को। एंड अकॉर्डिंगली हमने उनकी ज्योग्राफी देख ली, नॉर्थ टू साउथ हमने देख लिया उनको। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, GS2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है जेनेवा कन्वेंशन। सो एज यू नो जेनेवा कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अवर विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हम जिनेवा कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली इनमें जिनेवा कन्वेंशंस में 4 कन्वेंशंस हैं एंड 3 प्रोटोकॉल्स आर देयर जो इस पूरे मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं। एंड ये कन्वेंशंस की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो भी वॉरिंग पार्टीज़ हैं उनके कंडक्ट को इंश्योर कर रही हैं कि जब ड्यूरिंग वॉर टाइम वो कैसे बिहेव करेंगे टुवर्ड्स द फॉलोइंग पर्सनस। एक तो सबसे पहले हमारे पास है नॉन कॉम्बैटेंट्स के कैटेगरी में हमारे पास सिविलियंस भी हो सकते हैं, मेडिकल पर्सनल हो सकता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का। एंड अगर हम कॉम्बैटेंट्स की बात करें तो वो फाइटर्स जो अदरवाइज दे वर फाइटिंग द वॉर लेकिन अभी प्रेजेंटली दे आर नॉट एंगेज्ड इन एनी वॉरिंग एक्टिविटी। तो इनमें आगे फर्दर चीज़ें डिवाइडेड हैं, जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो सकते हैं ये कॉम्बैटेंट कैटेगरी में, या फिर वोंडेड या सिक सोल्जर्स हो सकते हैं। तो इन सब के कॉन्टेक्स्ट में कैसा बिहेवियर होना चाहिए जो दूसरी ऑपोजिट पार्टी है उसका, उन चीज़ों को डिफाइन करता है ये जिनेवा कन्वेंशन। एंड सभी जो कंट्रीज़ हैं दुनिया की उन्होंने साइन की हुई है ये कन्वेंशन। तो जो प्रोविजंस हैं बेसिकली वो कब अप्लाई होंगे, किस टाइम पर अप्लाई होंगे, पीस टाइम सिचुएशंस में भी अप्लाई होती हैं ये, या फिर जब डिक्लेयर्ड वॉर चल रहा है 2 कंट्रीज़ या उनसे 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, उस टाइम पर भी इनकी उल्लंघना नहीं हो सकती। एंड उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वॉर बाय वन और मोर ऑफ द पार्टीज़। तो प्रेजेंटली जो टसल चल रही है इंडिया एंड पाकिस्तान में उसको हम कहीं ना कहीं यहीं पर कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑल्दो वॉर जैसी हालात हैं लेकिन अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर कैटेगराइज है। एंड ये टाइम पीरियड भी इनकी प्रोविजंस के अंडर ही आता है। कन्वेंशन में काफ़ी डिटेल में एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाकर बताया हुआ है कि जो कैप्टिव है एज वेल एज कैप्टर है उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो जो कैप्टिव है उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए ऑफ देयर रिलीजियस नीड्स, ऑफ द प्लेस ऑफ द इंटर्नमेंट जहाँ पर उनको रखा गया है, उनकी रिक्रिएशनल नीड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज द काइंड ऑफ वर्क दैट कैप्टर्स कैन मेक prisoners of war do, and the treatment of the captured officers and the repatriation of
प्रिजनर्स। तो कौन सा काम करवा सकते हैं उनसे या कौन सा नहीं करवाना चाहिए फ्रॉम द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो सब चीज़ें बताई हुई हैं इसमें। कैसे ट्रीट करेंगे जो हमारे बंदी सोल्जर्स हैं उनके पास, इन कॉन्टेक्स्ट में इन सारी चीज़ों को चॉक आउट करके रखा है इन द जिनेवा कन्वेंशन। मोरोवर जो रिपेट्रिएशन है प्रिजनर्स की, एक्सचेंज है प्रिजनर्स का फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, वो सब चीज़ें इसमें डिफाइंड हैं। तो अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है इनमें से जो भी हमने चीज़ें ऊपर देखी हैं उन कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जो डिटेन प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाता है उनके साथ जो उनकी हेल्थ को सीरियसली एंडेंजर कर रहा है, तो ये सब चीज़ों को एक ब्रीच माना जाएगा जिनेवा कन्वेंशन का, एंड फिर इंटरनेशनल एक्शन होगा उस कंट्री के अगेंस्ट। ठीक है जी। एंड जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं दे मस्ट एट ऑल टाइम्स बी प्रोटेक्टेड, पर्टिकुलरली कब, अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ वायलेंस या फिर इंटिमिडेशन या अगेंस्ट द इंसल्ट एंड पब्लिक क्यूरियोसिटी। तो बेसिकली इंडिया इसी क्लॉज के अंडर जो पाकिस्तान को एलिज कर रहा है कि जो आपने हमारे विंग कमांडर का वीडियो वायरल किया, उस वीडियो में बेसिकली यही चीज़ें हो रही थी कि पब्लिक क्यूरियोसिटी एज वेल एज इंसल्ट हो रही थी उनकी, एंड मोर ओवर जो एक्ट ऑफ वायलेंस का भी एक वीडियो आया है। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें दे आर प्रोहिबिटेड, तो इसलिए पाकिस्तान शुड बी लायबल अगेंस्ट द जिनेवा कन्वेंशन की टर्म्स। ठीक है जी। आगे जानते हैं कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट का उनका राइट है, एंड टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर, इस चीज़ का राइट है उनको, बिल्कुल है। एंड इन कैप्टिविटी जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं दे कैन नॉट बी फोर्स टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन। तो उनको टॉर्चर, फिजिकल एज वेल मेंटल टॉर्चर करके उनसे कोई चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशंस विच दे वर सपोज टू डू। उसके बाद अगर वो नहीं बताना चाहते कुछ या फिर शेयर नहीं करना चाहते तो उनको उसके अगेंस्ट पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सपोजर टू फाइटिंग, एंड ऑल्सो ना ही उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ किया जा सकता है, एंड उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है जो डिटेनिंग पावर है उनको। मोरोवर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं एज वेल एज प्रेयर, रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज, इन सब का जो एक्सेस है वो देना ज़रूरी है उनको। एंड ऑल्सो जो डिटेनिंग पावर है उनको फैसिलिटेट करवाना है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो अपनी फैमिली के साथ बात कर पाए एट द अर्लीस्ट। मोरोवर उनको कोई बुक्स चाहिए या फिर कोई आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ और केयर पैकेजेस अगर मिल रहे हैं तो वो भी दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। ठीक है जी। एंड द पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट आर बाउंड टू सेंड बैक और रिपेट्रिएट प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिगार्डलेस ऑफ रैंक। तो ऐसा नहीं है कि कोई हायर पोस्ट या लोअर पोस्ट के ही आपको जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको रिटर्न करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। आपको सभी जो प्रिजनर ऑफ वॉर है यू नीड टू रिपेट्रिएट देम, आपको वापस भेजना है उनको अपनी होम कंट्री में। एंड इसके एवज में लेकिन इफ़ यू वांट तो आप कोई अग्रीमेंट कर सकते हैं अपने जो अपोजिट नेशन है उनके साथ। तो जैसे कि हमने देखा 1971 का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, अराउंड 80,000 प्रिजनर ऑफ वॉर इंडिया ने कैप्चर किए थे पाकिस्तान के, तो इंडिया रिटर्न देम। एंड ऑल्सो अगर हम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उस टाइम पर भी एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उनको रिपेट्रिएट कराया गया था। एंड द कन्वेंशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर्स। तो प्रोटेक्टिंग पावर्स बेसिकली कौन है, ये वो पावर्स हैं जो एक्टिवली एंगेज नहीं है वॉर में। दे कैन ईदर बी कंट्रीज और दे कैन बी ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दे आर नॉट पार्टी टू वॉर, एंड दे विल इंश्योर कि जो जिनेवा कन्वेंशन है उसकी जो वेरियस प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली एडहेयर की जा रही हैं। नन ऑफ द स्टेट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द जिनेवा कन्वेंशन, एंड ईच स्टेट मस्ट डेजिग्नेट स्टेट्स दैट आर नॉट पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। एंड यूजुअली होता क्या है कि द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है इन्हीं को डेजिग्नेट किया जाता है एज द प्रोटेक्टिंग पावर। एंड कारगिल के टाइम पर भी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस वॉज द डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टिंग पावर। तो ये कुछ चीज़ें हमने जानी जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। आज इंडियन एक्सप्रेस में ही एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया हुआ था पूरा, तो वहीं से चीज़ें ली हैं, हमने सोर्स की हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एयर स्पेस कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो जैसे इन द बैकड्रॉप ऑफ दीज एस्केलेटिंग टेंशंस जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस शेयर करने से मना कर दिया है। तो अब इंडियन जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट ही हैं, दे हैव टू गो ऑल द वे टू दुबई, एंड वहाँ से उनको
वेयर द अरेबियन सी आना पड़ रहा है इंडियन टेरिटरी में, दे कैन नॉट क्रॉस ओवर द पाकिस्तानी टेरिटरी। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं एयर स्पेस कन्वेंशंस को। तो सबसे पहले हमारे पास पेरिस कन्वेंशन है ऑफ 1919, जिसको कन्वेंशन रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन भी बोला जाता है। ये पहली इंटरनेशनल कन्वेंशन थी इस सब्जेक्ट के ऊपर एंड बेसिकली एड्रेस कर रही है जो वेरियस पॉलिटिकल डिफिकल्टीज एज वेल एज इंट्रिकेसीज हैं ऑफ इंटरनेशनल नेविगेशन एंड कंक्लूडेड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ इंटरनेशनल कमीशन फॉर एयर नेविगेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इस टाइम पर, जो कि फोररनर है टू द ICAO, जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है, एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। एंड इस एयर स्पेस कन्वेंशन की बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स थे। तो इन प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है कि ईच कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट sovereignty over the airspace overlying a nation's territories and its waters। तो जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं एंड जो टेरिटरी है उसके ऊपर जो भी ओवरलाइंग एयर स्पेस है उसके ऊपर जो भी कंट्री है उनका पूरा अधिकार है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है उनकी, एंड दे हैव द राइट कि वो मना कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं जो भी फ्लाइट्स इस एरिया के ऊपर से गुजरेंगी। एंड अ नेशन शुड अप्लाई इट्स एयर स्पेस रूल्स इक्वली टू इट्स ओन एंड फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग विद इन दैट एयर स्पेस। तो दूसरी बात क्या है कि जो रूल्स होंगे वो इक्वली अप्लाई होंगे जो भी उसके ऊपर से फ्लाइट गुजर रही हैं, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस हो या फिर फॉरेन एयरक्राफ्ट हो, तो आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। एंड जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनको भी हमने इक्वली ही ट्रीट करना है इन द आइज ऑफ द लॉज ऑफ द नेशन। ऐसा नहीं कि अगर कोई वायलेशन होती है तो जो आपकी डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट हैं उनको आप अलग तरीके से डील करेंगे एंड जो फॉरेन एयरक्राफ्ट हैं उनको अलग से डील नहीं कर सकते। एंड द एयरक्राफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड टू द स्टेट, एंड इसीलिए जो नेशनलिटी है किसी भी एयरक्राफ्ट की वो उसकी स्टेट की होनी चाहिए जहाँ पर वो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। तो इसके बाद लेकिन 1944 में आती है शिकागो कन्वेंशन, जिसको कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन भी बोला जाता है। एंड इसने इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने जैसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी उसका आगे सक्सेसर है ये। एंड ये एक स्पेशलाइज्ड UN की एजेंसी है अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड ये रेगुलेट एज वेल एज कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को। कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी जो UN के मेंबर्स हैं वो पार्टी हैं टू द शिकागो कन्वेंशन, 2 कंट्रीज़ को छोड़कर, एंड एक कुक आइलैंड्स नाम की कंट्री है जो UN मेंबर नहीं है लेकिन इट इज़ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो डोंट गेट कैरिड अवे, इसमें सभी UN मेंबर्स आर नॉट द पार्टी टू दिस कन्वेंशन। एंड ये कन्वेंशन का बेसिक मोटो क्या है कि ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं द रूल्स ऑफ एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एज वेल एज सेफ्टी एंड डिटेल्स ऑफ द सिग्नेटरीज इन रिलेशन टू एयर ट्रैवल। तो एयर ट्रैवल को थोड़ा आसान बना रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी लेकर आ रहे हैं, मोर ओवर सेफ्टी भी इंश्योर कर रहे हैं हम। एंड ऑल्सो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रांजिट में फ्यूल यूज़ होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एयरक्राफ्ट एक जगह अपने देश से ही अगर तेल डलवा कर चलेगा तो वापस उसी पर आकर डलवाएगा। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट में फ्यूल कंज्यूम होगा उसको उसके ऊपर जो भी डबल टैक्सेशन होगी उसको भी ये एग्जेम्प्ट करती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर काफ़ी बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट कवर क्या है, वो सभी एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है एंड जिसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर फॉरेस्ट कवर। एंड अगर हम जो स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 को देखें तो लक्षद्वीप के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाय मिजोरम। एंड इंडिया में ओवरऑल 21.54% इज अवर एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। एंड इंडिया चाहता है कि ये एरिया जो बढ़कर 33% हो जाए, तो 1/3 एरिया हम चाहते हैं फॉरेस्ट कवर के अंडर हो। ठीक है जी। इसके बाद ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट भी एक चीज़ है। तो ये क्या है, जो भी ट्रीज़ दे आर एग्जिस्टिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, लीनियर एंड स्कैटर्ड साइज ऑफ पैचेस। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि फॉरेस्ट एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट ही हो, फॉरेस्ट एरिया इज़ अ लीगल टर्म। तो जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में फॉरेस्ट एरिया लिखा हुआ है वो ही हम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, चाहे उसमें ट्रीज़ हों या ना हो, उसको फॉरेस्ट एरिया ही बोला जाएगा। एंड जो ट्रीज़ इस फॉरेस्ट एरिया के बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं
दे कैन बी इन एनी पैटर्न, पैचेस में भी हो सकते हैं, लीनियर, स्कैटर्ड या ब्लॉक किसी भी फॉर्मेशन में हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, डोंट कंफ्यूज इट विद फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वी हैव इज ट्री कवर। तो ट्री कवर क्या है, दीज आर द ट्री पैचेस जो फॉरेस्ट एरियाज से बाहर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का ही एक सब कैटेगरी है ट्री कवर भी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो एरिया है ट्री कवर के केस में, इट इज़ लेस दैन, इट शुड बी लेस दैन 1 हेक्टेयर, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो एरिया लेस दैन 1 हेक्टेयर है एंड आउटसाइड फॉरेस्ट है उसको ट्री कवर बोलते हैं। जो मोर देन 1 हेक्टेयर है एंड जिसकी ट्री जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% है मिनिमम, उसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। एंड सिंस ट्री कवर मेजर्स ओनली नॉन फॉरेस्ट पैचेस that are less than 1 hectare, it is only a part of TOF। तो ये हमने चीज़ ऊपर डिस्कस कर ली। एंड ट्री कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गोवा के पास हाईएस्ट ट्री कवर है, फॉलोड बाय दिल्ली एंड केरला। एंड इंडिया का जो टोटल ट्री कवर है दैट इज़ 2.85% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में ही आई है, तो इसीलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये जो स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये कितने साल बाद आती है, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।